अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ENG 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 29वां लेक्चर है जो कि है प्रपोजल्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रपोजल क्या होता है। अब तक हमने रिपोर्ट पढ़ी, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट्स के मुख्तलिफ हमने एग्ज़ाम पढ़ी हैं, ठीक है। तो अब हमने उनके सुपर स्ट्रक्चर जब भी अगर, क्योंकि मुझसे काफ़ी स्टूडेंट ने ये चीज़ पूछी कि मैम आप पढ़ा तो रही हैं लेकिन हमें नहीं पता कि पेपर में किस तरह से ये आएगा। तो पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपसे ये पूछा भी जा सकता है, मतलब एज ए डेफिनेशन भी वो चीज़ आ सकती है। लेकिन जो मैंने कंसेप्ट दिया था, अगर आपके ज़हन में वो है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है या एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, एनालिटिकल रिपोर्ट क्या होती है, अगर आपको वो कंसेप्ट जो मैंने दिया बहुत ईजी ज़ुबान में मैंने देने की कोशिश की, अगर वो आपको क्लियर है तो आप इजीली उसकी डेफिनेशन तक लिख सकते हो अगर आपने एक बार भी उसे रीड किया हुआ है तो। देन दूसरी चीज़ है उसके सुपर स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि सुपर स्ट्रक्चर क्या है। तो सुपर स्ट्रक्चर भी मैंने जब उनके क्वेश्चंस बताए थे कि एक रीडर के माइंड में क्या क्वेश्चंस होते हैं आपकी रिपोर्ट को पढ़ते हुए, अगर आपने वो चीज़ अच्छे से समझी है तो आपको इसके सुपर स्ट्रक्चर को बिल्कुल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप गौर करेंगे जब भी जिस जिस रिपोर्ट का आपके बारे में पूछा जा रहा होगा आपसे, आप जैसे उसके नाम पे गौर करेंगे, देन आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, क्या क्या सामने वाले की तवक्कात होती हैं कि इस रिपोर्ट में होना चाहिए। सुपर स्ट्रक्चर आपका खुद ब खुद बन जाता है। तो ये दो मेन क्वेश्चन होते हैं अब तक जो हमने किया उसमें। अब आगे चलते हैं प्रपोजल की तरफ, यानी कि जितने अभी तक ये टाइप्स चल रही हैं ना हमारी राइटिंग की, प्रपोजल हैं, आगे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आएंगी, तो इनमें मेन क्वेश्चन यही होता है, या कि तो इनके सुपर स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो या जस्ट इनकी डेफिनेशन आ जाती है, या अगर टाइप्स वगैरह हैं तो वो आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे इन चीज़ के बारे में कि ये होता क्या है, किस किस्म का ये डॉक्यूमेंट होता है, जितना आपका ये व्यू क्लियर रहेगा ना, आप हर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देन चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल एक ऐसी स्पेशल टाइप की एनालिटिकल रिपोर्ट है। एनालिटिकल याद रखिएगा कि तज्जियाती, जिसमें आपने हर चीज़ का तज्जिया करके उसे लिखा हुआ होता है। ये डिज़ाइन क्यों की जाती है? किसी भी प्रोडक्ट प्लान जो प्रोजेक्ट को आपने हासिल करना है, जिसको एक्सेप्ट करेगा बाहर वाला, आउटसाइड बिजनेस या गवर्नमेंट क्लाइंट, यानी आप अपने क्लाइंट के लिए, आपका आउटसाइड बिजनेस वाला है या कोई भी गवर्नमेंट क्लाइंट है, वो आपकी एक्सेप्ट करेगा जो प्रोडक्ट, जो प्रोजेक्ट, जो प्लान आप दे रहे हो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेगा सामने वाला। तो उसके लिए जो आप रिपोर्ट बनाएंगे, एनालिटिकल रिपोर्ट, वो प्रपोजल कहलाएगी। यानी आपके पास कोई प्लान है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपकी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप वो देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सामने वाला उस पर इन्वेस्ट करे, ख़रीदे वो चीज़ आपसे, तो आप वो प्रपोजल दे रहे हो। वो ख़रीदने के लिए ज़रूरी नहीं प्रोडक्ट ही हो, आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका प्लान हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो होता है प्रपोजल। यानी सामने वाले को आप एक प्रपोजल दे रहे हो, आप तवक्को कर रहे हो कि वो एक्सेप्ट करेगा और आपकी उस आइडिया पे, आपके उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ सिचुएशंस हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रपोजल्स लिखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आपका रीडर, यानी जिसके लिए आप लिख रहे हो, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही हो, यानी आपके पास एक प्लान है, ठीक है, या आप वो आपने अपने बॉस के लिए लिख रहे हो, ठीक है, आप अपने बॉस के लिए प्रपोजल लिख रहे हो, आप एक ऐसा प्लान लिख रहे हो कि उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो आज शुरू होने वाला है, इसकी ये मेरे हैंड ओवर कर दिया जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिख रहे हो एक प्रपोजल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके रीडर ने खुद आपको बोला हो कि अपना प्रपोजल सबमिट करवाएं, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ब खुद अपनी इनिशिएटिव से जो है वो सबमिट करवा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके प्रपोजल के कंपटीशन में दूसरे लोग भी हों, कि मुख्तलिफ लोगों ने प्रपोजल पेश करना और जिसका बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरिट पे आप अकेले हों, ठीक है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका प्रपोजल जो है वो बहुत से लोगों से जो है अप्रूव हो के उसके बाद जो है वो आपके मेन रीडर तक पहुँचना हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली आपने सिर्फ एक बंदे को देना है और उसने अप्रूव कर देना है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे रेगुलेशंस जो हैं वो स्ट्रक्चर के हवाले से, फॉर्मेट के हवाले से फॉलो करने पड़े, यानी कि हो सकता है आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हो जिनके अपने रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हों, तो आपने उसके हिसाब से लिखना हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रपोजल जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ रूल्स हो, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा लिखें, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं जिनमें हर सिचुएशन के लिहाज से फिर जो है वो आपके प्रपोजल की राइटिंग सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जिन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं इन्हीं सिचुएशंस की, जो मैं आपको पहले डिटेल में अभी बता चुकी हूँ कि ये सारी सिचुएशंस होती हैं, तो इनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद कहते हैं कि प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर्स। अब ये जो लफ्ज़ है कि प्रपोजल रीडर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये एज MCQs आ सकता है, क्योंकि प्रपोजल होता ही ये है कि सामने वाले को आप कोई चीज़ ऑफर कर रहे होते हो, तो जाहिर सी बात है रीडर ने चाहे ख़रीदना है, चाहे वो आपके प्लान में हिस्सा बनेगा, वो एज ए इन्वेस्टर शामिल होगा उसमें, ठीक है। तो कहते हैं इन योर प्रपोजल यू आस्क डिसीजन मेकर टू इन्वेस्ट सम रिसोर्सेज,
ठीक है। तो जब भी आप प्रपोजल में किसी के सामने के लिए लिखते हो तो उसमें आप जो डिसीजन मेकर है, जो आपका रीडर है, उसे आप कह रहे होते हो कि वो अपने रिसोर्सेज जो है वो इन्वेस्ट करे आपके इस प्रपोजल में, चाहे वो रिसोर्सेज मनी हो, चाहे वो टाइम हो, कुछ भी हो सकता है। रिसोर्सेज में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्रपोजल में मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उसने टाइम देना हो सकता है उसने ट्रस्ट देना हो, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है ना कि आपका मैं प्रपोजल आप अपने मैनेजर के लिए लिख रहे हो, मैनेजर आपको सैलरी तो पहले भी देता है, लेकिन इस बार उसे आपको टाइम और ट्रस्ट देना है, यानी एक प्रोजेक्ट वो आपको दे दे सिर्फ आप पे ट्रस्ट करके, ठीक है। वो अपना ट्रस्ट और टाइम आपको दे रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या मांग रहे हो सामने वाले से, ठीक है। ये सब कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि योर रीडर विल मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉशियसली, दिस विल मेक एक्यूरेटली अवेयर दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी उसे पता है कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अगर उसने एक बार आपके प्रोजेक्ट पे वो जो पैसे हैं या जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं लगा दिए, फिर उसके पास दोबारा नहीं होंगे, किसी और इस्तेमाल के लिए नहीं होंगे, ठीक है। अब आपका रीडर जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब उसने कॉशियसली वो डिसीजन पे मुतमईन होना चाहता है, ठीक है। आप उसे इतना मुतमईन करोगे कि वो डिसीजन ले इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उसे पता है कि मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी एक ही बार मेरे पास इतना ही पैसा है या इतना ही टाइम है, आर ये पार वाली सिचुएशन है। तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसे किस तरह से तैयार करना है, ठीक है। तो कोई भी प्रपोजल पढ़ने से पहले जो है रीडर के जहन में कुछ सवाल होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो जो मुतमईन होना, एक रीडर को मुतमईन करने के लिए आपने उसके हर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि आपने ये प्रॉब्लम जो आपने प्रोजेक्ट है या जो प्रपोजल है जो प्रोडक्ट है ये क्यों पेश की, ज़रूरत क्या थी इसकी, ठीक है। यानी जब आप सामने वाले को सबसे पहले अपना प्रपोजल दे रहे होते हो तो आप सबसे पहले उसको ये जताने की कोशिश करते हो कि आपकी ये ज़रूरत है, तभी मैं ये पेश कर रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम, वो जो गोल है, वो जो नीड है, वो आप सबसे पहले बताएंगे कि ये आपकी गोल, ये नीड है और इस हिसाब से जो मैं पेश कर रहा हूँ ये ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो सवाल उसका होगा कि आप ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो आपने उसे जता दी, पता तो उसको भी था, लेकिन आपने उसे बता दिया कि इस प्रॉब्लम की वजह से मैं ये प्रपोजल लेके आया हूँ, इस ज़रूरत के तहत मैं ये लेके आया हूँ। अब वो सोल्यूशन मांगना चाहेगा आपसे। अगले बात वो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो ये है कि अब आप सोल्यूशन बताएं। तो आपके प्रपोजल में दूसरी चीज़ ये होगी कि ये आपकी प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम के रिलेटेड डिस्क्राइब करेंगे कि मैं ये चीज़, ये प्रपोजल लेके आया हूँ, ये उसका हल लेके आया हूँ, इस चीज़ में आप इन्वेस्ट करें। तो दूसरा आपका ये चीज़ होगी उसमें। तीसरी चीज़ होगी कॉस्ट, कि आपकी प्रोडक्ट है, एक्टिविटी है, जो भी आप दे रहे हैं रीडर को, तो रीडर उस पर कितना उसकी जो है वो कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट क्या है, वो मतलब रीडर के लिए कितनी वैल्यू रखती है, या बिल्कुल नॉर्मल है, या बहुत ज़्यादा है, वो अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, कॉस्ट बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है, कि कितनी कॉस्ट आएगी उस पर। तीसरी और चौथी चीज़ क्या है कि इफ़ योर रीडर पे और ऑथराइज यू टू परफॉर्म दिस वर्क, यानी अगर आपका रीडर इन्वेस्ट करता है या जिस तरह मैंने कहा था इजाज़त देनी होती है, ट्रस्ट करना होता है, आपको अथॉरिटी दे देता है जो काम करने की इजाज़त मांग रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो, तो कहते हैं कि हाउ डू दे नो दे कैन डिपेंड ऑन यू टू डिलीवर व्हाट यू एक्सपेक्टेड। कहते हैं कि किस तरह आप ट्रस्ट कैपेबिलिटी, किस तरह आप शो करोगे कि जिस काम के लिए आप उनसे पैसा मांग रहे हो या टाइम मांग रहे हो वो आप उस काम के काबिल हैं। यानी कि आपने ट्रस्ट डेवलप करना है, आपने हर चीज़ बतानी है, अपना प्लान बताएंगे आप, और आप ऐसी हर चीज़ बताने की कोशिश करेंगे जिससे सामने वाला मुतमईन हो कि उसकी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो टाइम की है चाहे वो चीज़ों की है, वो ज़ाया नहीं होगी। अब उसके बाद है कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल्स, यानी ओवरऑल तो इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन 4 टॉपिक ऐसे हैं जो ओवरऑल हर टॉपिक को जो है वो उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन देंगे कि ये प्रपोजल किस बारे में, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा सिचुएशन और चौथा कॉस्ट, यानी ये मेन है जो हर प्रपोजल में होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इनको आपने अच्छे से ब्रीफली लिख लिया तो इसके अंदर जो है बाकी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, और अबव तकरीबन 10 टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, क्योंकि आपने परसुएसिव पॉइंट्स देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें 4 पॉइंट्स तो मस्ट हैं इसमें। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वेरियस लेंथ्स फॉर प्रपोजल्स, कहते हैं कि कुछ प्रपोजल्स ऐसे होते हैं जो 100 पेजों इवन के 1000 पेजेस तक भी आ सकते हैं। प्रपोजल्स ऐसी बात है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जब बनते हैं, इमारतें बनती हैं, तो उसके लिए मुतमिन करते हैं जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी बड़े बड़े आपको प्रपोजल लिखने पड़ेंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और कुछ प्रपोजल्स आपके लेस देन पेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये MCQs के लिहाज से आ सकता है कि प्रपोजल की लेंथ हज़ारों के पेजेस पे भी जा सकती है और हाफ पेज से कम भी, यानी चंद लाइनों की भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल, इसमें जो है वो मतलब इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम और नीड, ये तो मस्ट चीज़ें, ये होनी ही होनी है। और ये जो आपके प्रपोजल हैं ये 3 शक्लों में हो सकते हैं। लेटर की शक्ल में भी आप किसी को लिख सकते हैं, मेमोज में भी लिख सकते हैं। लेटर यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने लिखना है तो वो लेटर की सूरत में जाएगा आपका प्रपोजल। मेमोज होते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने अपने हेड के लिए लिख रहे हैं या अपने किसी भी इंसान के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिख रहे हैं, तो वो मेमोज की शक्ल में जाते हैं। और बुक्स की शक्ल में भी पब्लिश हो जाते हैं। तो ये 3 सूरतें आप पब्लिश कर सकते हैं। अब जो है वो इन्होंने डिटेल में
कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एक प्रपोजल में आपने देनी होती है। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर के अलावा जो चीज़ें अब इसमें होंगी, यानी सुपर स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया ना, 4 होंगे, 4 चीज़ें हैं कि इंट्रोडक्शन होगा, उसमें प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम का हल यानी कि नीड होगी और आखिर में कॉस्ट होगी। लेकिन इन सब में आपने सारी चीज़ें बतानी क्या क्या है। सबसे पहले वही बात कि इंट्रोडक्शन आपने देना, बिगनिंग में आपने ये बता देना कि ये किस बारे में है। फिर उसके बारे में आप प्रॉब्लम बताएंगे, ये भी हम बता चुके हैं। प्रॉब्लम बताने के बाद आप जो उस प्रॉब्लम के लिहाज से जो प्रोडक्ट अपनी पेश कर रहे हैं, टेल योर रीडर हाउ टू रीच योर ऑब्जेक्टिव्स, कि किस तरह आप अपने मकसद तक पहुंचेंगे। प्रोवाइड इनफ डिटेल्स टू सेटिस्फाई योर रीडर, यानी इतनी डिटेल्स अपने रीडर को दें कि वो सेटिस्फाइड हो सके। एक्सप्लेन द डिज़ायरेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, यानी कितनी इसकी ज़रूरत है आपके इस प्रोडक्ट की, इस प्रोजेक्ट में, यानी आप जो प्रोडक्ट पेश कर रहे हो, जो भी हल पेश कर रहे हो, वो इस प्रोजेक्ट में, इस मसले में वो कितना ज़रूरी है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस आप बताएंगे, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद आप मेथड बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो डिसीजन मेकर होता है वो ये श्योर करना चाह रहा होता है कि आप किस तरह से वो काम करेंगे, यानी जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आप प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, उसका तरीका क्या होगा। ठीक है, क्या सिचुएशन होगी, तो आप उनको मेथड बताएंगे कि मैं इस तरीके से ये करूँगा। उसके बाद रिसोर्सेज, अब ज़ाहिर सी बात है रिसोर्सेज जो ज़रूरत होंगे, अब चाहे आप रिसोर्सेज जो हैं वो सामने वाले से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, या हो सकता है आप सिर्फ इजाज़त मांग रहे हो, तो जो भी सिचुएशन है, चाहे आप उससे टाइम की इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं या पैसे की इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, लेकिन आप उन्हें रिसोर्सेज ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें इस प्रोजेक्ट पे यूज़ होंगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप जो है प्रपोजल का ऐसा हिस्सा है कि आप सामने वाले को कर रहे हो कि उसने पैसा लगाना है, तो फिर उसमें आप ये बताओगे कि आप ये इक्विपमेंट्स क्यों लगा रहे हो। ठीक है, तो ये आपके जो है वो उसमें शामिल होंगे कि आपने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, रिसोर्सेज सारे बताने हैं। फिर उसके बाद स्केड्यूल बताएंगे कि आपका रीडर ये जानना चाहता है कि आपने जो प्रपोजल पेश किया है उसका, उस प्लान का स्केड्यूल क्या होगा, क्या रूटीन होगी, कितने टाइम में वो काम हो जाएगा। अब जैसे बात, एक बंदे की प्रॉब्लम हो कि उसने 10 दिन में वो काम मुकम्मल करना है, आप एक ऐसा प्रपोजल पेश कर रहे हो जो महीने में पूरा होगा, तो जाहिर सी बात है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो आपको स्केड्यूल भी बताना होगा, यानी कम से कम टाइम में, अगर उसका 10 दिन क्या उसके पास मार्जिन है ना, तो आप ऐसा प्रपोजल दो कि जी मैं 5 दिन में काम कर दूंगा। तो स्केड्यूल बताना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है क्वालिफिकेशन। अब जो आपका रीडर होता है ना, अब वो इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर सोचेगा, ये ज़रूर श्योर करना चाहेगा कि जो प्रपोजल पेश कर रहा है, क्या उसके पास इतना एक्सपीरियंस, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर सके। तो इस रीज़न की वजह से वो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना ज़रूर मतलब चाहेगा। ये चीज़ उसे सेटिस्फाइड कर सकती है। अगर आप अच्छे क्वालिफाइड हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नॉलेज जो है वो उस प्रपोजल, आपके उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, यानी ठीक है, अब एक बिज़नेस लेवल का काम हो रहा हो और आपको बिज़नेस का कुछ पता ही ना हो, ठीक है, आपकी एजुकेशन बिल्कुल अपोजिट हो, तो जैसी बात एक बंदा पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो क्वालिफिकेशन मैच करना ज़रूरी है। और अगली चीज़ जो वो जानना चाहेगा, मैनेजमेंट, कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज करोगे। आपकी प्रोसेसिवनेस आपके प्रपोजल की जो है वो ज़रूरी है। आपकी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा आपके ग्रुप का, आप वो डिस्क्राइब करोगे कि मैं किस तरह मैनेज करूँगा काम को। ये चीज़ भी सामने वाले के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करेगी कि किस तरह आप जो है वो इफेक्टिवली अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। और आखिरी चीज़, जाहिर सी बात है कि आपने जब रिसोर्सेज का बताना है कि ये रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, तो आपने उसकी मनी और टाइम जितना इन्वेस्ट होगा वो भी बतानी है कि कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, कॉस्ट बताते हुए आपको जो है वो बताना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, आपने रीज़न मतलब ताकि उसको पता चले कि जो कॉस्ट मुझे बताई जा रही है ये रीज़नेबल है या नहीं है। और ये आखिरी चीज़ होगी जिसकी बुनियाद पे फिर वो देखेगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।